हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ऑफ पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज सिंपली चार्ज कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग की, तो यहाँ पे हम मेनली 2 मेथड पढ़ने वाले हैं। एक है बाय फ्रिक्शन या फिर बाय रबिंग, फ्रिक्शन या फिर इसको फ्रिक्शन या फिर रबिंग कर और दूसरा मेथड है बाय इंडक्शन। तो फ्रिक्शन के अंदर हम फ्रिक्शन रब करते हैं दो बॉडीज़ को। सपोज ये 2 बॉडीज़ हैं, इनको हमने क्या किया, रब किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी हो जाती है निगेटिवली चार्ज, और जहाँ से जाता है वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। और इस तरीके से बॉडी क्या होती है, फ्रिक्शन या रबिंग से चार्ज होती है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो मेथड है जिसका नाम है इंडक्शन, इसमें हम 2 अनचार्ज बॉडी लेके आते हैं पहले। फिर क्या करते हैं, इस अनचार्ज बॉडीज़ के पास जो है एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं। पहले हमारे पास क्या थी, 2 अनचार्ज बॉडी थी, और उन अनचार्ज बॉडी के पास हम चार्ज बॉडी लेके आए। इनको हम इससे टच नहीं कराते, दूर ही रखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, और इसके फार एंड पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे। फिर हम इसको पास में ही रखते हैं और इन 2 बॉडीज़ को सेपरेट कर देते हैं, और इस चार्ज बॉडी को नहीं हटाते, चार्ज बॉडी इसके पास ही रखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ये जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंटैक्ट रहते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहीं पे इंटैक्ट रहते हैं। और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हटा देते हैं यहाँ से। तो फिर ये जो चार्ज है ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरी बॉडी पर, और इस पे जो चार्ज है वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऐसा करने से ये वाली बॉडी, दोनों ही बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। हमने बिना टच करे इन बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। इस मेथड को इंडक्शन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। एक एडिटिविटी, दूसरा पहले एक एक करके पढ़ ही लेते हैं। फिर दूसरा जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एक हमें पढ़नी है, थर्ड जो हमें पढ़नी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले हम फर्स्ट सेकंड पढ़ लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड, चार्ज, ठीक है, कैन नेवर बी क्रिएटेड
और destroyed। इसी प्रॉपर्टी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। बस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं कर सकते। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी के अकॉर्डिंग हम किसी बॉडी का जो चार्ज है वो सिंपल अलजेब्रा का यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। यानी चार्ज कैन बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेट चार्ज अगर हमें निकालना है, चार्ज हमारे पास Q1 Q2 Q3 चार्ज है, तो हमें सिंपली क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है बाय कंसिडरिंग दियर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज और बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। इसी प्रॉपर्टी को हम एडिटिविटी कहते हैं। क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज जो होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो होता है तुम्हारा वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। मतलब कोई भी चार्ज जो है वो n मल्टीप्लाइड बाई ई के टर्म में होता है, वेयर ई जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और n जो है कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ हमें दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का एक कितना मैग्नीट्यूड होगा उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो फोर्स है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, सपोज करो दे आर टू चार्जेस Q1 एंड सेकंड Q2 and they are separated by some distance r, then the force is directly proportional to the product of charges and force is inversely proportional to the square of the distance between them। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे जो K है, दिस K, ये इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मीडियम। K की अगर हम बात करें, K की वैल्यू क्या होती है, तो K जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें, अब इस वैल्यू को अगर हम वापस यहीं पे रख दें तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है F का, वो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि F और एप्सिलॉन नॉट का जो रिलेशन है, ठीक है, वो इन्वर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है होता क्या है, ये होती है परमिटिविटी। इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये अलग अलग मीडियम के लिए ई की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर हम बात करते हैं फ्री स्पेस के लिए तो ई इसकी वैल्यू जो है
वो कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। अगर नॉट है तो इसका मतलब ये फ्री स्पेस की, अगर नॉट नहीं है तो ये किसी फ्री स्पेस को छोड़ के किसी और मीडियम की है। एफ और ई का एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ आपका ई ज़्यादा होगा वहाँ पे एफ़ कम हो जाएगा, जहाँ पे ई कम होगा वहाँ पे एफ़ ज़्यादा हो जाएगा। ई सबसे कम जो है वो फ्री स्पेस का होता है, तो इसलिए फोर्स जो है फ्री स्पेस में मैक्सिमम लगती है। फोर्स जो है वो क्या लगती है, मैक्सिमम लगती है, मतलब वैक्यूम के अंदर जो है फोर्स मैक्सिमम लगती है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी या एक टर्म है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को ER से डिनोट करते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कप्पा से। ER जो होता है वो रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये क्या है, परमिटिविटी किसकी, मीडियम की, और ये क्या है, परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ER, या फिर इसको क्या भी बोलते हैं, कप्पा भी बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकली वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ER की यानी रिलेटिव परमिटिविटी और कप्पा यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों की सेम आती है। इनका एक और फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, F वैक्यूम यानी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय सेम चार्जेस के बीच में जब हम क्या रख देते हैं, क्या इंसर्ट कर देते हैं, मीडियम। तो ये जो फोर्स का रेशियो होता है इसको भी हम रिलेटिव परमिटिविटी या कप्पा कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं तो देखो F मीडियम क्या फॉर्मूला निकल के आता है, F मीडियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके गए और तुम्हारा जो है K को नीचे लेके आ गए तो F वैक्यूम अपॉन में K आ जाता है। यहाँ से हमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात मालूम पड़ती है। क्या बात मालूम पड़ती है, सपोज़ दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और वो अब जो है जब वो वैक्यूम में रखे हैं तो उनके बीच की जो फोर्स होगी उसको हम बोलेंगे F वैक्यूम। अब यहाँ से मैंने वैक्यूम हटा के अगर मैंने मीडियम इंसर्ट कर दिया इनके बीच में, तब जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, जो आपने मीडियम लगाया उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर उसका सपोज करो 2 है तो जो नई फोर्स होगी वो पहली वाली फोर्स की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मतलब क्या होगी, जो अगर सपोज करो, नोट करके लिख लेते हैं इसे, अगर सपोज करो तुमने जो है K जो है एक ऐसा मीडियम इंसर्ट किया जिसका K कितना है 80 है, जैसे कि वाटर का होता है। सपोज करो पहले वैक्यूम में रखे थे तो उसकी फ़ोर्स कितनी थी, F थी। तो जब तुम उसको वाटर में रखोगे तो क्या हो जाएगी, वैक्यूम में रखे थे तो कितनी थी, F थी, और जब तुम उसको वाटर में रखोगे तो F/80 हो जाएगी। यानी कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो फोर्स क्या हो जाएगी, F/80। किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 2 है तो उसकी फोर्स क्या हो जाएगी, F/2 हो जाएगी। फोर्स अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो 10⁻39 टाइम्स रफली ग्रेटर होती है। ठीक है, इतने टाइम्स ग्रेटर होती है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन के फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। अगर हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं। सपोज़ करो हमारे पास एक चार्ज है Q1, इसके पास Q2 है, Q3 है, Q4 है एंड सो ऑन चार्जेज है, ठीक है। तो सपोज़ करो ये वाला जो है हमें इन Q1 पे इन सारे चार्ज की वजह से फोर्सेस के बारे में पता करना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि Q2 जो Q1 पे जो फोर्स लगाएगा, सपोज़ करो वो F1 फोर्स लगाया, और Q2 जो है वो Q1 पे जो फोर्स लगाया, सपोज करो वो F, ठीक है, F, इसको हम बोल देते हैं F12, इसको बोल देते हैं F13 जो 3 ने 1 पे लगाई, और इसको हम बोल देते हैं F जो कि 4 ने लगाई 1 पर, F14 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स होंगी, नेट फोर्स जो होगी, दो बातें बोलता है। पहली बात तो ये कि नेट फोर्स जो होगी, F नेट जो होगा वो वेक्टर सम होगा, ठीक है। F1 जो होगा यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 जो होगा वो वेक्टर सम होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, और अगर और चार्ज है तो और भी ऐड करना है। तो इसका वेक्टर सम होगा जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, वो इसके इक्वल होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस के इक्वल होगा। दूसरी बात जो इसमें ये बोलता है कि जो फोर्स होगी बिटवीन टू चार्ज, सपोज करो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रही है वो F12 लग रही है। जब मैं Q3 और Q4 को लेके आ गया तब भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो F12 ही लगेगी। इन दोनों चार्ज के फोर्स जो है वो नहीं बदलेगी। जब हम इनके पास कोई थर्ड चार्ज लेके आते हैं तो ये वाली जो फोर्स है वो बदलने वाली नहीं है, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, या ऐसा समझ लो ये Q और Q3 है, इनके बीच में अभी फोर्स F13 लग रही थी। अब मैं इन दो चार्ज को बाद में लेके आया, इनके पास रखा, तो ये वाले इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही थी, सपोज पहले 10 न्यूटन फोर्स लग रही थी इन दो चार्ज के बीच में, तो बाद में भी 10 न्यूटन ही लगेगी, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड by other charges, ठीक है, अदर चार्जेस प्लेस्ड, ठीक है, सराउंडिंग इट। यही क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हर जगह अलग अलग होती है। चार्ज, सपोज ये हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी। तो इस की स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किससे मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इसका एक और नाम भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मेज़र करते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको शॉर्ट में सिंपल हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। सिंपली हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहाँ पे जो है कितना स्ट्रेंथ होगा, इसको मेज़र कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक क्वांटिटी बनाई जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या बताती है, सपोज करो यहाँ पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज रखा, ये क्या है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा लिया जाता है और हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। और ये क्या है, हमारे पास सोर्स चार्ज है जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम
ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आए और हमने इसको यहाँ पे रखा और हमने चेक किया कि इस पर कितनी फोर्स लग रही है। क्या चेक करा? फोर्स को चेक करा। तो हमने एक क्वांटिटी बनाई, कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। अगर हम ये इसका फॉर्मूला हो गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन वो अलोंग, जिधर फोर्स लगती है उसी की तरफ होती है, यानी अलोंग एफ होती है। जिधर एफ होता है उधर ही क्या होता है? ई एक्ट करता है। थोड़ा और भी तुम्हें बता देते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ई जो है वो क्या होगा? आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, जैसे इस वाले पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉजिटिव चार्ज से इसको मुझे क्या करना है? यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ये इधर होगा, ठीक है। और अगर ये निगेटिव चार्ज है और मुझे यहाँ पता करना है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम्हें याद रखना है। इसकी डायरेक्शन के बारे में हमने बात करी। अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसकी यूनिट को, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो चार्ज पर कूलाम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसकी एक और यूनिट भी होती है, जब हम एक और नया फॉर्मूला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहाँ से आएगी, जो कि क्या होती है? वोल्ट पर मीटर होती है, वोल्ट पर मीटर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। दोनों ही हैं। जब हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, दूसरा एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमें ये वाला भी हमें आ जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट ये वाली बनती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ ई की, तो ई का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एफ अपॉन में क्यू। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। और चार्ज जो है वो क्या होता है? आई इंटू टी। आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम। तो यहाँ से हमारे पास आता है एम्पियर और टी का टाइम। तो इस तरीके से ये जो है इसकी डायमेंशन बनेगी एम एल टी, और ये टी ऊपर गया टी माइनस थ्री और ए की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नई टॉपिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज करो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, जो कि पॉइंट चार्ज है। इससे R डिस्टेंस अवे मुझको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमको निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आया Q0। अब बताइए हम पहले क्या करेंगे, इसका फोर्स निकालेंगे। फोर्स इस टाइम पे इनके बीच में कितनी लग रही होगी, तो वो लगेगी Q0 अपॉन में R का स्क्वायर। बट हमें ये मालूम है, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? F अपॉन में Q0 के इक्वल। और F हमारे पास कितना आया है? Q0 अपॉन में R का स्क्वायर। और इसको डिवाइड करना है हमें किससे? इस पूरी चीज़ को डिवाइड करना है Q0 से। तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया,
और इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड। और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। तो ये ई की डायरेक्शन ऑफ ई बताइए, डायरेक्शन ऑफ ई, ई की डायरेक्शन किधर होगी? तो डायरेक्शन ऑफ ई किधर होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी अगर पॉजिटिव चार्ज है, और रेडियली इनवर्ड होगी अगर वो निगेटिव चार्ज है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास Q1 है, Q2 है और Q3 है, और हमें सपोज करो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? इस पॉइंट की इन सारे चार्जेस से डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। तो सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होता है? अवे होता है। तो इससे क्या होगा? अवे मतलब इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू चार्ज 1। Q2 की वजह से किधर होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से भी आउटवर्ड इधर होगा। अगर सपोज ये निगेटिव है ये वाला चार्ज, तो फिर किधर होगा? इसकी तरफ होगा, टुवर्ड दी, जिधर चार्ज है उसी तरफ होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? E2 हो गया। ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड? E3 हो जाएगा। फिर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वेक्टर सम होगा इन तीनों का। इस तरीके से हम क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है? हमें सिंपली वेक्टर सम करना पड़ेगा, जितने भी चार्जेस हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनका क्या करना है? हमें वेक्टर सम करना है। इस तरीके से हमारा क्या आता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट। एक बात हमेशा तुम्हें याद रखनी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर सपोज करो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इससे अवे करना है, बस इससे अवे, इस तरीके से इस जगह पे पता करना है। तो इससे अवे मतलब क्या हो जाएगा? इधर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर वो पॉजिटिव है। अगर वो ये निगेटिव चार्ज है तो इससे अगर सपोज करो मुझे यहाँ पता करना है, तो यहाँ पे किधर होगा? इसकी तरफ इधर होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जिधर चार्ज है उसी डायरेक्शन में। इसको तुम चाहो ऐसे बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे। इस पॉइंट पे पता करना है तो ऐसे, जिधर चार्ज है उसकी तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर होगा? जिधर निगेटिव चार्ज है उसकी तरफ होगा। पॉजिटिव है तो अवे करना है, निगेटिव है तो चार्ज की तरफ आपको क्या करना है? उसका फेस कर देना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बच्चे जो है, जब हम फोर्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे रिपल करता है। जैसे ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन हमेशा किधर रिपेल करेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। यानी कि ये फोर्स लगाएगा अगर इस पर, अगर ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन 2 जो होगी, फोर्स ऑन 2 जो कि 1 लगा रहा है, वो किधर होगी? इस ऐसे नहीं, किधर भी हो सकती है, अलोंग दी लाइन, इसी लाइन के अलोंग होगी। ऐसे ही ये जो लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इसके अलोंग ही होगी, इस लाइन के अलोंग ही होगी। यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे होगी। सपोज करो एक चार्ज मेरे पास यहाँ पर है और एक चार्ज सपोज करो यहाँ पर है, ऐसे करके रख दिया। तो अब इनकी लाइन जॉइनिंग द सेंटर क्या होगी? ऐसे हो गई। अब मैं बोलूँ कि अगर ये वाला चार्ज जो है इस, तो ये सपोज Q1 है, ये हमारा Q2 है,
तो ये जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये वाला चार्ज जो लगाएगा इस वाले चार्ज पे, वो अपनी तरफ लगाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा इसको, तो इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन वन। कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। ऐसे ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसी लाइन के अलोंग जो लाइन तुमने इनके सेंटर को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो इस फोर्स वाले फोर्स का क्या नाम होगा? ये फोर्स किस पे लग रही है? 2 पे लग रही है, और कौन लगा रहा है? 1। इस बात को याद रखना है, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली ये वाली बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाले भी इस चैप्टर के अंदर बहुत, ऐसे ये वाली बात। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर करना है? जिधर नेगेटिव चार्ज है उधर ही लेके आ जाओ उस पॉइंट पे, और पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉइंट से दूर करना है, ठीक है, अवे करना है। तो इसी बात को मैंने लिखा था आपको कि जो ई डायरेक्शन ऑफ ई जो है, डायरेक्शन ऑफ ई वो कैसे लेनी है? एक जो है ई की जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड लेनी है, रेडियली आउटवर्ड। अगर वो क्या है? पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो, और निगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड लेनी है। ये बात याद रखनी है आपको। कॉन्टिन्यूस, अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कूलॉम्स लॉ जो था वो खाली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, कंटिन्यूस चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है। तो उसको, उसकी वैलिडिटी, उसको हम कैसे यूज करें कंटिन्यूस चार्ज के अंदर? तो इसके लिए पहले हमें जो है कुछ डेंसिटी हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम इस वाले चैप्टर में एक पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक पढ़ेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। और एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा से डिनोट करते हैं जनरली, सर इसको हम सिग्मा से, और इसको हम जो है जनरली रो से डिनोट करते हैं। तो ये होती है तुम्हारे पास डी क्यू अपॉन में डी एल, डी क्यू अपॉन में डी एल। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? चार्ज यानी कूलाम पर मीटर। ये होती है डी क्यू अपॉन में डी एस, एरिया। एस क्या है यहाँ पे? एरिया। तो इसकी यूनिट बनेगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और ये होती है डी क्यू अपॉन में डी वी, यहाँ पे वी है वॉल्यूम, ये बनेगा तो कूलाम पर मीटर क्यूब। तो कंटिन्यूस चार्ज के अंदर हम ये डेंसिटीज का हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम जो है कंटिन्यूस चार्ज के अंदर जो है कूलाम्स लॉ को हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूस चार्ज को छोटे पार्ट में क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं, ठीक है। और फिर उस छोटे से चार्ज पे हम क्या लगा सकते हैं? कूलाम्स लॉ लगा सकते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वाले केस में, ठीक है, लीनियर चार्ज केस में डी क्यू जो छोटा सा चार्ज होगा किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा इंटू डी एल। इसी तरीके से इसके अंदर किसके इक्वल हो जाएगा? डी क्यू इजकल टू सिग्मा इंटू डी एस। और ऐसे ही इस वाले केस में क्या हो जाएगा? डी क्यू इजकल टू रो इंटू डी वी। और डी क्यू पे हमारा डी क्यू बिहेव करता है, यहाँ पे डी क्यू जो है, डी क्यू मतलब बहुत छोटा, डी मतलब बहुत छोटा चार्ज, यानी ये बिहेव करेगा एक पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज की तरह। और पॉइंट चार्ज पे क्या होता है? कूलाम्स लॉ वैलिड होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूस चार्ज के ऊपर भी कूलाम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम ऑफ टू चार्ज होता है, टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं सेपरेट बाय सम डिस्टेंस, उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। सिस्टम
ऑफ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by some distance, उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस एक माइनस में तो एक प्लस में होना चाहिए और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, सपोज करो ये डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो ये क्या बना रहे हैं -q + q, एक क्या बना रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। अब डाइपोल के अंदर डाइपोल की जो है एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, जो ये डिसाइड करता है किसी डाइपोल को अगर हम मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, इज डिसाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट। इट इज डाइपोल मोमेंट हमें ये भी बताता है कि कोई जो डाइपोल है उसकी पोलरिटी कितनी है, उसकी पोलरिटी कितनी है, कितना उसके अंदर पोलरिटी कितना है, मतलब कितना उसके अंदर जो है डाइपोल है, उसको बताने का क्या तरीका है डाइपोल मोमेंट। ये क्वांटिटी है जो कैसे डिफाइन है, चार्ज कोई सा भी इनमें से कोई सा भी एक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से जो आएगा वो जो होता है वो क्या कहलाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है Q × 2a। इसको डिनोट किया जाता है P से। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी होगी तो इसकी डायरेक्शन जो है अलोंग -q2 + q होती है। डायरेक्शन की तरफ होती है -q2 + q की तरफ होती है। ठीक है, यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और ये डिस्टेंस है तो कूलाम मीटर, इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, और अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो क्या हो जाएगा, कूलाम का क्या होता है, वो चार्ज का क्या होता है A × T और डिस्टेंस का L, तो L, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, जो L, T और A, इस तरीके से क्या हो जाएगी हमारे पास, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ axial line at a point, electric field due to dipole at its axial line, axial axis। तो सपोज करिए हमारे पास एक डाइपोल है जिस -q + q, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है जो कि है 2a और हमें इसके एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे कहीं एक पॉइंट सपोज करो P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो पॉइंट है इनके डाइपोल के सेंटर से सपोज करो, जो डाइपोल है इसके सेंटर से सपोज करो r डिस्टेंस पर है और ये टोटल 2a डिस्टेंस है, तो ये इतना कितना हो जाएगा a और ये भी कितना हो जाएगा a। तो हम अगर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो कितना होगा हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है K, जिस चार्ज का से निकालना चाहते हैं जो सोर्स चार्ज है उसे लिखा जाता है, फिर जहाँ पे निकालना है वहाँ तक की डिस्टेंस लिखी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस P पॉइंट से इतना डिस्टेंस दूर है जो कि कितने इक्वल होगी, r - a के इक्वल। तो ये डिस्टेंस आ गई और इसका क्या करना है हमें स्क्वायर। E का फॉर्मूला होता था KQ/r² होता था ना, तो यहाँ पे r कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है, r कैपिटल, मतलब ये वाला r माइनस ये वाला है। ऐसे ही अगर हम निकालते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, तो वो कितना हो के क्यू। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालें तो चार्ज का हमें साइन नहीं रखना होता, ठीक है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम साइन एक्चुअली डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जो हम डायरेक्शन ऑलरेडी हम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लस क्यू की वजह से, तो किधर होगा, वो इस तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या रहता है, अवे, तो इसलिए ये क्या रहेगा, इस तरफ रहेगा। और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है वो किधर रहने वाला है, इधर की तरफ रहने वाला है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा, के क्यू, और यहाँ से माइनस क्यू और इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर हम बोले तो इतना यहाँ से यहाँ तक आर हो गया और इतना ए हो गया, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए, इसका क्या स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा हमारा ई प्लस क्यू, जो कि इस डायरेक्शन में है, उसमें से माइनस कर देंगे अगर हम ई किसको, माइनस क्यू को, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ई प्लस क्यू कितना है हमारे पास, ये है के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का क्या होल स्क्वायर, माइनस ई माइनस क्यू कितना है हमारे पास, के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का क्या होल स्क्वायर। दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है के क्यू, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन में आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए होल स्क्वायर। थोड़ा रब कर लेते हैं ऊपर, अब अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे है हमारे पास के क्यू, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर, इसको यहाँ नहीं यहीं लिख लेते हैं, तो ई नेट जो हमारे पास आ रहा है, ई नेट वो किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, के क्यू 1 अपॉन में आर माइनस, तो इसको इधर उल्टू किया हमने तो क्या आ गया आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, और आपस में नीचे इंटू हो जाएगा आर माइनस ए होल स्क्वायर और आर प्लस ए होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो के क्यू, इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए होगा। इसी तरीके से अगर हम इसे खोलें तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए होगा, अपॉन में ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आर माइनस ए इसका भी होल स्क्वायर है और आर प्लस ए इसका भी होल स्क्वायर है। तो हमने क्या करा, एक साथ ही दोनों का स्क्वायर यहाँ पर लिख लिया। ये माइनस अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, जो कि कट जाएगा किससे, इससे। इसी तरीके से ये माइनस इधर जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाले ए स्क्वायर से, और ये माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 2RA और 2RA कितना हो जाएगा हमारे पास, 4RA हो जाएगा, के क्यू बाहर है और यहाँ पे हमारे पास 4RA के इक्वल आ जाएगा, 4RA अपॉन में यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है आर ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू। अच्छा, इसका यहाँ पे जो है इस 4 को मैंने क्या कर दिया 2 इंटू 2 करके लिख दिया और आर ए। अब यहाँ से अगर हमें मालूम है कि जो P होता है वो Q इंटू 2A के इक्वल होता है, तो यहाँ से अगर मैं Q निकाल लूँ और एक 2 और एक A निकाल लूँ तो इन तीनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q 2A की जगह मैं P लिख सकता हूँ। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा K और ये Q और 2 और A की जगह हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया और एक 2 हमारा बच गया।
अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया हमारे पास ई नेट। ठीक है, ई नेट हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया। ओके, अगर हम इसके अंदर एक कंडीशन लगाएं, फॉर एग्जांपल इफ आर इज मच स्मॉलर, ए इज मच स्मॉलर देन आर, देन क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के 2p अपॉन में सॉरी बेटा, एक हमारे पास यहाँ पे इसका होल स्क्वायर भी चल रहा था, ये होल स्क्वायर हमने लिखा नहीं, हाँ ये होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, और एक हमारे पास यहाँ पे आर भी बचा था, इस आर हमने नोट नहीं किया, इस वाले आर को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हाँ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा खाली, क्योंकि हमने ए को क्या कर दिया, आर ए क्योंकि बहुत छोटा है तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो फिर जो है हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, और इसके ऊपर फिर क्या है, एक स्क्वायर भी है, और यहाँ पे हमारे पास एक आर भी है। तो अब क्या हो गया हमारे पास, ई नेट जो आया हमारे पास वो कितना आ गया, k2p, और यहाँ पे आर की पावर कितनी होगी 4, और यहाँ पे एक आर है, इस एक आर से एक आर कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, k, ठीक है, 2p अपॉन में आर की पावर 3। तो ये हमें याद रखना है, ई नेट जो आया हमारे पास अलोंग एक्सियल डायरेक्शन जो है, ठीक है, वो कितना आया, k2p अपॉन में आर क्यूब। इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या होगा तुम्हारा, अलोंग p होगा, डायरेक्शन इसकी किधर आई है, इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या आएगी, अलोंग p। डायरेक्शन ऑफ ई क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ई जो है वो क्या होगी, अलोंग p होगी, p मतलब डाइपोल के अलोंग होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, कंसीडर किया, सपोज करो यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू है, तो थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, माइनस क्यू है, और ये हमारे पास प्लस क्यू है, और ये इसकी क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है, और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्या है, पी है, यहाँ से इसके डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस अवे पर इक्वेटोरियल लाइन के एक पॉइंट पी है, जहाँ जिस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सब ये जो डिस्टेंस है ये ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो हमें ये बताइए कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये डिस्टेंस होगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस ऑल्सो होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे किधर होगा, जैसे मैंने बताया था प्लस है तो अवे करना है, अवे फ्रॉम द, ठीक है, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज की वजह से। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो वो क्या होगी, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। हम एक चीज़ और कंसीडर कर लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे जो एंगल बनना है वो कितना है, थीटा है, ठीक है, और क्योंकि ये साइड इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अच्छा, और अगर ये एंगल थीटा है और अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस ट्रायंगल के बेस के, तो ये थीटा है, और तो फिर ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, ये थीटा है अगर हमारे पास जो है, तो ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। देखो ये थीटा है तो ये थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये थीटा है तो ये थीटा होगा अल्टरनेटिंग एंगल। ठीक है, तो अब हमने ये माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें, ई की अगर वैल्यू निकालें, ई की वैल्यू, ई किसकी,
ई प्लस क्यू की वैल्यू निकालें तो वो कितनी निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, तो फॉर्मूला क्या होता था, के, जो जिसकी वजह से पता करना है वो वाला चार्ज, और जहाँ पे पता करना है, ठीक है, वहाँ तक की डिस्टेंस, तो प्लस क्यू की इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, और हमें इसके ऊपर क्या भी करना है, स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं निकालूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक, चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगर मैं माइनस क्यू की वजह से निकालें तो फिर से क्या, के जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हो वो चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस, तो नेगेटिव चार्ज और जहाँ पे हमें निकालें वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका हमारे पास क्या करना है, रूट, और इसका क्या लेना है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो न्यूमेरिकली ये दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने क्या करा, ये न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो हमने क्या करा, ई जो प्लस क्यू है और ई जो माइनस क्यू है, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इनको हमने लेट कर लिया, लेट कितना, ये ई मान लिया हमने, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस वाले डायग्राम को, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा था, एक इधर आ जा रहा था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा था हमारे पास, इधर जा रहा था, दोनों एक प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, तो मैंने इसको ई बोल दिया, तो ये भी क्या हो गया, ई हो गया, ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल हमारे पास ये भी कितना है, थीटा। इसको मैंने ठीक है तोड़ दिया, तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर जाएगा, इस वाले ई का एक इधर जाएगा, जो इधर जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ई कॉस थीटा, और जो इधर जाएगा इसे हम क्या बोलेंगे, ई साइन थीटा। सिमिलरली इस वाले के भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर आएगा जो कि होगा ई कॉस थीटा, और एक इधर जाएगा जो कि ई साइन थीटा के इक्वल होगा। ये टू वेक्टर जो हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो सिर्फ हमारे पास जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो ये बचेगा, ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, जो कि कितना हो जाएगा, 2e कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा जो है यही क्या होगा, हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमारा ई नेट किसके इक्वल आ गया, ई नेट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किसके बराबर, 2e कॉस थीटा के बराबर आया, 2e कॉस थीटा के बराबर आ गया। तो 2e, ई की जगह क्या लिखेंगे हम, ई हमारे पास ये था, के क्यू और अपॉन में क्या, ई दोनों क्या है, प्लस क्यू या माइनस क्यू के इक्वल है, तो किसी की भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो इनमें से सपोज ये वैल्यू रख ली हमने, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या है हमारे पास, ए है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो बेस ए है और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास ई नेट जो है वो कितना आ गया हमारे पास, 2 के क्यू, ठीक है, और ए। तो एक और चीज़ हम साथ के साथ ही रख देते हैं, हमें मालूम है 2 क्यू और ए, क्यू इंटू 2a, ये तो क्या होता था, डाइपोल मोमेंट होता है। तो हमने क्या रखा, क्यू इंटू 2a की जगह मैंने क्या रख दिया, p रख दिया, क्या रख दिया, p। अब नीचे हमारे पास क्या बचा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो कितनी मानेंगे, 1, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, तो रूट जो है वो हाफ पावर मानी जाती है, तो 1 और यहाँ पे हाफ दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर हो जाएगी ऐड, तो 1 प्लस हाफ होता है 3/2, तो इसकी पावर आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और अगर हम जो है इसके अंदर एक कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, क्या कंडीशन, कि इफ़ जो है हमारे पास ए जो है मच स्मॉलर है देन आर से, देन क्या हो जाएगा, ई नेट जो हमारा होगा, ये दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये शायद नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तक इस पॉइंट तक दिखाई दे रहा है। तो फिर हमारे पास जो है
ई नेट जो आएगा, ई नेट मैं इधर लिख देता हूँ, जो ई नेट आएगा हमारे पास, ठीक है, चलो यहीं लिख देते हैं। ई नेट जो आएगा हमारे पास वो के पी अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसकी पावर कितना 3/2 दिखाई दे रहा है क्या ये? तो ये 3/2 और फिर क्या होगा, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन में आर की पावर 3, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो ई नेट आया है ये कौन सा है, इक्वेटोरियल वाला है, और जो हमसे पहले जो आया था वो एक्सियल वाला है। तो हम देखेंगे वहाँ पे भी के पी अपॉन में आर क्यू था, यहाँ पे बस वहाँ पे आगे 2 था, तो जहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, नोट करके रखने वाली बात यह है। अच्छा, यहाँ पे पहले डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं। डायरेक्शन किसकी, डायरेक्शन ऑफ ई की, तो वो क्या है यहाँ पे, पी किधर है, पी किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, पी होता है इधर, और हमारा ई नेट किधर आ रहा है, इधर, ठीक है। तो ई जो है, डायरेक्शन ऑफ ई जो है वो क्या आई है, अपोजिट आई है, अपोजिट टू पी आया है, अपोजिट टू पी मतलब डाइपोल मोमेंट के क्या आई है, अपोजिट आई है। एक पॉइंट और है जो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लें। अगर हम समरी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट की अगर हम बात करी थी हमने, एक एक्सियल पॉइंट पे और दूसरा हमने क्या लिया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो इक्वेटोरियल पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया था हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे, 2kp अपॉन में आर क्यूब आया था। और इसका जो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसका था, एक्सियल पे, और इक्वेटोरियल पे जो आया था वो क्या आया था, kp अपॉन में आर क्यूब आया था। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, पहली बात तो ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पे जो होता है वो 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे, ठीक है। एक बात हमें याद रखनी है, एक पॉइंट डिफरेंस तुम्हें ये याद रखना है, यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ ई जो थी वो क्या थी, अलोंग पी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, अपोजिट टू पी थी, ये तुम्हें याद रखना है, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड in a uniform magnetic field, electric field placed in a uniform electric field। तो सपोज करो हमारे पास एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके अंदर कोई जो है हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है। सपोज करो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ये बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस चार्ज अगर रखा है तो उस पर जो है फोर्स जो लगेगी वो अलोंग ई लगती है। फोर्स जो है किधर लगती है, जिधर ई है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, और ये फोर्स किसके इक्वल होती है, क्यू इंटू ई के इक्वल होती है। और अगर माइनस चार्ज है तो अपोजिट टू ई लगेगी, ई जिधर है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है अगर निगेटिव चार्ज है तो, और मैग्नीट्यूड वही कितना, Q इंटू ई के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बताइए क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी किधर लगेगी, इधर लगेगी, F जिसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, Q इंटू ई। ये जो हमारा लाइन है क्या डिनोट कर रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रही है जिसमें ये डाइपोल रखा हुआ है, एक इक्वल स्पेस है, इसका मतलब कि ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस पे किधर लगेगा, इस वाली माइनस का चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट टू क्या लगेगी, अपोजिट टू ई लगेगी, ठीक है। और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू ई के इक्वल ही होगा, ठीक है। अब ये जो है इस पे जो है फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, ये इसको इधर लगा रहा है और ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, घुमा देगा। तो डाइपोल को जब भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर एक टॉर्क लगाता है, जिसकी वजह से क्या कर जाता है,
ये टॉर्क लगता है और ये अलोंग द ई हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में क्या है तुम्हारा ई है उस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब हमें इसी टॉर्क को, ये जो फोर्स लगती है जो घुमाने वाली जो फोर्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो हमें इस टॉर्क की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टॉर्क टाउ, इसका सिंबल इससे हम डिनोट करते हैं। ये जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है फोर्स और इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स डिस्टेंस कौन सी लेनी है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। तो फोर्स कितनी एक्ट कर रही है बताइए, फोर्स तो Q इंटू ई है। अब इन दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, ये दोनों जो फोर्स हैं, एक फोर्स ये रही एक फोर्स ये, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हुई, ये वाली हुई। तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। अब बताओ ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास डाइपोल था। डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, 2a। और सपोज करो ये जो एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो डाइपोल मोमेंट एंगल बना रहा था, सपोज करो वो कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो है ये वाला कंपोनेंट, इसका अगर मैं ब्रेक करूँ 2a लेंथ को, तो ये क्या होगा 2a कॉस थीटा आएगी, और ये वाली लेंथ कितनी आएगी 2a साइन थीटा के इक्वल आएगी। तो हमारे पास हमें यही लेंथ चाहिए, क्योंकि हमें दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा वाला हो गया, ये वाला। तो जो कि कितना आया है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Q 2a साइन थीटा के इक्वल आया। अब हमें अगेन Q इंटू 2a, ये क्या होता है, ये तो P होता है, ठीक है, ये तो क्या होता है P, और यहाँ पे E, और हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। तो ये हमारे पास टॉर्क का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, टॉर्क के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। इसको अगर हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टाउ क्या लिख सकते हैं इसको, P क्रॉस E लिख सकते हैं। साइन थीटा हटा देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, P क्रॉस E लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया टॉर्क का, ठीक है। कितना टॉर्क लगेगा, इतना। ये टॉर्क अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, बताइए ये टॉर्क जो है, अगर थीटा अगर जो है अगर हम क्या कर दें, थीटा अगर हम जो है घटाते घटाते अगर जीरो कर दें तब कितना लगेगा। तो थीटा अगर जीरो होगा तो देन क्या होगा, तो तुम्हें वाला थीटा अगर जीरो होता है तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो अब साइन जीरो हो जाएगा तो बताओ टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क भी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, जीरो हो जाएगा। टॉर्क भी क्या हो जाएगा, PE साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यानी टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तुम्हें याद रखना है। और अगर कोई बोले कि बताइए अगर थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, बिल्कुल इस तरीके से हो जाए, तो उस टाइम पर जो है तुम्हारे पास, तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि साइन 90 जो है वो कितना होता है, 1 होता है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसलिए टॉर्क भी क्या होगा तुम्हारा, मैक्सिमम लगेगा उस टाइम पर। कितना हो जाएगा, PE साइन 90, जो कि साइन 90 होता है 1, तो क्या हो जाएगा PE के इक्वल है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये इसके स्पेशल केस हो गए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कर्व होती हैं, ठीक है। द कर्व अलोंग विच स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, जब अगर हम जो है पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो है छोड़ दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जिस रास्ते पे मूव करेगा, जिस रास्ते से होता हुआ जाएगा, उसके अलावा अगर मैं एक कर्व, ठीक है, ड्रॉ कर दूं, तो उस कर्व को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एक और ख़ास बात होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है, तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और अगर सपोज अगर पॉइंट B है और इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, तो हमारा ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, EB जो है। अगर मैं सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक पॉइंट लिया C और यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो आ रहा है इधर,
तो ये हमें क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? द कर्व along which small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and tangent to which gives direction of electric field at that point। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकी प्रॉपर्टीज। तो अगर हम पहली बात करें तो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ठीक है एट निगेटिव चार्ज, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉजिटिव चार्ज से, एंड होती है निगेटिव चार्ज पे। दूसरी प्रॉपर्टी, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। और इससे भी पहले एक प्रॉपर्टी, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और एंड कहाँ पे होती हैं? एंड होता है इनका निगेटिव चार्ज पे। निगेटिव चार्ज पे जाके क्या होती हैं? ये एंड होती हैं। निगेटिव चार्ज पे जाके क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, निगेटिव पॉइंट पे जाके क्या होती हैं? एंड होती हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है। और ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। क्लोज लूप मतलब क्या हो गया? ये ऐसे करके ऐसे वापस नहीं आ सकती, ठीक है। क्लोज लूप नहीं बनाती, बस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है आपको। तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बात करते हैं तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल एक ये है और एक ये है, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इधर। और अगर मैं इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इधर। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन वो पॉसिबल नहीं हो सकती। इस वजह से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। पहली दूसरी। अगर हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, स्ट्रॉन्गर द फील्ड, ठीक है। क्लोजनेस ग्रेटर द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर द फील्ड, स्ट्रॉन्ग उतनी ही ज़्यादा क्या होगा? वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और एंड वाइस वर्सा मतलब अगर दूर होंगी तो फील्ड क्या होगा? वीक होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी की, ये लेंथ वाइज क्या करती हैं? लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। लेंथ वाइज क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और जो लेटरली क्या करती हैं? ये रिपेल करती हैं। ये वाली बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है
तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा चार्ज कंडक्टर से वो हमेशा नॉर्मली निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। जैसे यहाँ से निकलेंगी तो ऐसे करके निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी तो ऐसे करके, हमेशा क्या होगी, नॉर्मल। अगर सर स्फेरिकल हुआ तो स्फेरिकल हुआ तब ऐसे। स्फेयर के लिए जो रेडियली आउटवर्ड जो होता है यही क्या होता है, नॉर्मल होता है सरफेस पे। रेडियली जो आउटवर्ड जाएंगी यही क्या है, ठीक है, यही क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस जो है हमें वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। क्या रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through given area, ठीक है, थ्रू गिवन एरिया। मतलब क्या हुआ, सपोज करो हमारे पास एक सरफेस है और इस एरिया का एरिया वेक्टर सपोज करो किधर है, इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, और हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। एरिया वेक्टर को मैं एस से नोट कर देता हूँ, ठीक है। ये एस जो है क्या है, इसका एरिया वेक्टर का नॉर्मल हमें बता रखा है, ठीक है। तो एक्चुअली एक टॉपिक रह गया है तुम्हारा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, एक एरिया जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सपोज करो हमारे पास एक एरिया है ऐसे, ये एक हमारे पास क्या है, एरिया है। तो इसका एरिया का साथ क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन क्या ली जाती है, हमेशा सरफेस के नॉर्मली ली जाती है, ठीक है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। जैसे ये वेक्टर एरिया है तो इसका ये हो गया, अगर ऐसा है तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है, सपोज करो ये तुम्हारे पास एक एरिया है, एक सर्कल है जिसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसके नॉर्मल, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। सपोज करो ये आई डायरेक्शन है, तो बताओ एरिया वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो है तुम्हारे पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन सपोज आई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, एक एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बता रहा था यहाँ पे जो है हमारे पास ये एरिया है, और ये क्या है हमारे पास, उस एरिया का एरिया वेक्टर जो है, मतलब इस एरिया जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, ठीक है। तो हमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, जो इसके नॉर्मली पास करे। नॉर्मली मतलब इस तरीके से पास करे। तो ये वाला तो हम लेंगे नहीं, तो इसका जो कंपोनेंट जो इधर आएगा, जो कि क्या होगा, ई कॉस थीटा, वो हमें लेना है, ठीक है। तो हमारे पास बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसे हम किससे नोट करते हैं, फाई से। तो वो बनेगा ई, और इसका सपोज करो जो एरिया है वो डेल्टा एस है। ये जो एरिया कितना है, डेल्टा एस है, तो ई इंटू डेल्टा एस, ये क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन जाता है। और ई कौन सा, ई कॉस थीटा, और क्या, डेल्टा एस, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, या हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डेल्टा एस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, फ्लक्स का। अगर सपोज करो हमारा एरिया जो है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं,
कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, ठीक है। तो उसको जब हम जो है उस एरिया उसके थ्रू फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, हम छोटा छोटा फ्लक्स निकालते हैं, d5 करके निकालते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम पहले छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं E.ds और फिर उसको हम क्या कर देते हैं पूरे सरफेस, ठीक है, सरफेस पे क्या कर देते हैं उसको इंटीग्रल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल जाता है, फ्लक्स निकल जाता है। तो अगर हमारे पास एरिया वेरिएबल है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एरिया क्या है कांस्टेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम जो है उसको समझने से पहले सपोज करो हमारे पास कोई जो है चार्ज है और उस चार्ज को जो है हमने किसी सरफेस के थ्रू इंक्लोज कर रखा है, ठीक है। चार्ज यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कितने भी चार्ज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इस हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इन चार्ज के अराउंड एक हाइपोथेटिकल एक सरफेस मानेंगे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, इसे गॉसियन सरफेस। और ये जो है हमारा जो इसके अंदर चार्ज है उसको हम इंक्लोज्ड चार्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चार्ज इंक्लोज्ड बोलेंगे, जो इस सरफेस के अंदर है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये होता है कि कितना फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो वो जो है हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, वो जो है 1/ε0 टाइम्स होगा Q इंक्लोज्ड के, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। यही क्या होती है हमारे पास, गॉस थ्योरम होती है, गॉस थ्योरम। तो टोटल फ्लक्स को हम फाई से अगर नोट करें तो ये क्या आ गया हमारे पास, किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, फाई का फॉर्मूला आ गया। इसको और फाई को तो हमने अभी बताया था, फाई को हम क्या भी लिख सकते हैं, फाई को हम चाहें तो क्या भी लिख सकते हैं, E.ds ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/ε0 टाइम्स Q0। इसको जो है इसको इधर चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इंक्लोज्ड। तो ये दोनों ही फॉर्म क्या है, गॉस थ्योरम की है। अब हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की, जिसमें से एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है, या इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो हमारे पास एक चार्ज वायर है, सपोज करो ये हमारे पास एक चार्ज वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग है ये, तो डॉट 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 ये, और ये सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। थोड़ा मैं थिक बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये एक चार्ज वायर है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है सपोज करो वो क्या है, लैम्डा है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज्ड डेंसिटी है, ठीक है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ है ये। तो हमें गॉसियन थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसके सराउंडिंग, ठीक है, सपोज करो r डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो मैंने r रेडियस लेके मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक गॉसियन सरफेस बनाया, जो कि मैंने किस फॉर्म में लिया है, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में लिया। किसमें लिया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया, ठीक है। इसकी लेंथ जो है हमने सपोज करो L हमने क्या मानी है, इसकी लेंथ एज्यूम करी है, L इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कितने डिस्टेंस पे हमें पता करना है, R इसका, इस गॉसियन सरफेस का R क्या है, रेडियस है। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने ये लिया है। तो अगर हम बात करें तो इस सरफेस के 3 हिस्से हैं, एक सरफेस 1 है, एक सरफेस 2 है, और इसका एक सरफेस क्या है, 3 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है,
हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस वायर। यूज़ क्या करना है, गॉस थ्योरम। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ई डॉट डी एस, डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, इसका क्या, क्लोज इंटीग्रल। ये फॉर्मूला होता था गॉस थ्योरम का, सॉरी गॉस थ्योरम का नहीं, ये फाई का फॉर्मूला है हमारे। गॉस थ्योरम अगले स्टेप में हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ठीक है, टोटल सरफेस है, किसका, टोटल सरफेस। टोटल सरफेस मतलब S1 S2 S3 सारा मिला के सिलेंडर का पूरे सरफेस का। तो ये सरफेस जो है टोटल सरफेस 3 हिस्सों से बना हुआ है, तो इसको मैंने क्या करा, 3 हिस्सों में तोड़ दिया। तो अगर हम बात करते हैं इस वाले सरफेस पे, इस पे अगर मैं एक छोटा सा एरिया लूँ, तो मैंने बताया था एरिया जो होता है वो हमेशा, एरिया का डायरेक्शन होता है हमेशा नॉर्मल ही होता है। और ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अगर छोटा सा एक वो लेता हूँ, ठीक है, ये सपोज करो DS1 हो गया, ठीक है, जिसकी इधर डायरेक्शन होगी, इधर जो DS लूँगा DS3 उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे इधर होगा। इस पे अगर मैं छोटा सा अगर DS लेता हूँ तो वो इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है हमारे पास, 90। यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है हमारे पास, 90। और यहाँ पे जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो है 0 डिग्री। कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो अगर हम निकालेंगे सरफेस 1 का, सरफेस 2 का और सरफेस 3 का, तो सरफेस 1 में क्या होगा, EDS और कॉस कितना, 90। सरफेस 2 के अंदर भी यही होगा, EDS और कॉस कितना, 90। और जो सरफेस 3 है वहाँ पे क्या आएगा, EDS कॉस कितना, 0 डिग्री। क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास जो फाई है वो कितना बचेगा, खाली ये वाला। अच्छा, अब एक और बात, कॉस 0 तो 1 हो गया, और E जो है R डिस्टेंस पर, किसी भी डिस्टेंस में मैं R डिस्टेंस पे जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाला है मुझको, सेम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा बाहर। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, DS का इंटीग्रेशन क्या होता है, S क्या है यहाँ पे, ये इस वाले कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो कि कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है पाई r² इंटू उसकी हाइट, जो कि हाइट हमने इसकी सिलेंडर की कितनी ले रखी है, L। तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास, फाई। बट हम तो फाई किससे भी निकाल सकते हैं, फाई तो किससे भी निकल सकता है, गॉस थ्योरम से ही, बट बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई क्या होता है, Q इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। Q कितना इंक्लोज कर रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं, Q कितना इंक्लोज कर रहा है बताइए। तो यहाँ से ये वायर तो बहुत लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन हमें वायर का सिर्फ उतना हिस्सा लेना है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है। तो इस गॉसियन सरफेस में L लेंथ का वायर बंद है। अच्छा, लैम्डा हमारे पास क्या है, सरफेस चेयर डेंसिटी है 1 यूनिट लेंथ की, तो L लेंथ की कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू L। तो L लेंथ का वायर इंटर है, 1 यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो L लेंथ पे कितना चार्ज होगा, L लैम्डा। तो इतना चार्ज क्या है हमारा, इंक्लोज्ड है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास फाई आया था, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये भी हमारे पास फाई आया है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से E कितना आया था बताइए, यहाँ से हमारे पास जो E आया है, यहाँ से जो हमारे पास फाई आया है वो कितना आया था, E इंटू कितना, पाई r² L, और यहाँ से जो हमारे पास फाई आया है इस वाले से वो कितना आया है, लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये दिखाई दे रहा है हमको, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से L से L हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास E जो आया हमारे पास निकल के वो कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आया वो लैम्डा अपॉन में
ठीक है, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ऐसे थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख लीजिए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला फाइनली आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी एप्लीकेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, ठीक है, प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट, प्लेन चार्ज शीट। कैसी है? चार्ज्ड शीट। तो हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एक चार्ज शीट है जो कि सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो हमने क्या मान लिया? सिग्मा, जो कि क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया है। तो अगर हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो है एक सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करा, और ये जो सरफेस है हमने अगेन सिलेंड्रिकल लिया है, ठीक है, और ठीक है, ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस हमने लिया जो कि किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। सपोज करो इसका जो एरिया है ए है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? ये एरिया ए हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेंडर अगेन तुम्हारा 3 एरिया से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो सपोज करो ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये है सपोज करो ds, ये हमारा एरिया 1 है, सरफेस 1 है, ठीक है, समझ में। और ये वाला हमारे पास एरिया क्या है? सपोज करो एरिया 2 है, ये वाला एरिया क्या है? सपोज करो हमारे पास ये वाला हमारे पास ds, ठीक है, ये हमारे पास सरफेस 1 है, ये वाला सरफेस 1 है सपोज करो, ठीक है, छोटा डायग्राम बन गया है। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ठीक है, और ये वाला सरफेस क्या है हमारे पास? ये वाला सरफेस 3 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका जो है हमने कुछ एरिया मान लिया, जो भी एरिया होगा यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। फिलहाल के लिए हम इसका कुछ एरिया मान लेते हैं। सपोज करो ये जो एरिया है, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अभी हमने फिलहाल ए मान लिया इसका, ठीक है। एरिया एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ठीक है, अभी हमने फिलहाल इसको ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, तो यहाँ पे थीटा किधर कितना हो जाएगा? हमारे पास 0 डिग्री होगा। यहाँ पे थीटा जो होगा कितना होगा? 0 डिग्री के इक्वल। यहाँ पे भी कितना होगा? तो यहाँ पे ds जो होगा हमारे पास ds इधर है, और एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी किधर होने वाला है? इधर ही होने वाला है। तो यहाँ पे भी थीटा कितना रहने वाला है? 0 डिग्री। अब बात करते हैं इस पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, सॉरी, एरिया किधर है? इधर है, ds इधर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? इधर है। तो यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल जो है हमारा 90 डिग्री होगा। अच्छा, तो अगर हम जो है अगर हम फाई निकालते हैं यहाँ पर फाई, तो फाई क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस, ठीक है। सपोज इसका जो टोटल सरफेस है वो एस हमने अज्यूम कर लिया, पूरे गॉसियन सरफेस का एस, वो किसके इक्वल होता है? ई डी एस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो होता है ई डी एस कॉस थीटा किसके इक्वल आता है? ये ई डी एस कॉस थीटा जो है 3 सरफेस के इक्वल आएगा, ठीक है। सपोज करो सरफेस 1 प्लस सरफेस 2, ठीक है, प्लस सरफेस 3, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सरफेस 1, तो सरफेस 1 में कितना होगा बताइए? सरफेस 1 में जो है सरफेस 1 के लिए क्या था? ई डी एस कॉस कितना? 0 डिग्री। सरफेस 2 में भी ई डी एस कॉस कितना? 0 डिग्री। और सरफेस 3 में क्या होगा? ई डी एस कॉस कितना? 90 डिग्री।
cos 90 होता है 0, तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0, ख़त्म। अब बचे ये वाले दो टर्म, तो फाई इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास ई, ये वाला जो है cos 0 1 बन गया, ई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया ds प्लस इसी यहाँ पे भी ई कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया ds। ठीक है, तो ds अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि कितना है हमारे पास a है, तो इसका इंटीग्रेशन करा हमने e, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s होगा, सरफेस एरिया s, ऐसे ही इसका भी क्या हो जाएगा e, ds का इंटीग्रेशन s, तो ये आ गया हमारे पास 2es, क्या आ गया 2es। ठीक है, 2es, s यहाँ पे क्या है इसका एरिया, जो कि हमने a ले रखा है, चाहो तो इसे हम क्या लिख दें, ये कट जाएगा। ठीक है, इसका एरिया हमने कितना ले रखा है, जो ई जो सरफेस एरिया है जो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन करने पे आया है, जैसे हमने यहाँ पे s लिखा है, ये कितना है, वो है a के इक्वल, तो इसे चाहो तो तुम a लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा अब हम फाई तो किससे भी निकाल सकते हैं, बाई गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, फाई ये भी निकला, ये इक्वेशन 1 हो गई। हम गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, गॉस थ्योरम से, तो गॉस थ्योरम से फाई क्या होता है, फाई होता है क्यू इंक्लोज्ड अपॉन में क्या एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज कितना होगा, हमें सिर्फ वो चार्ज चाहिए जो इसके इस सर्कल के अंदर बंद है, तो इस सिलेंडर के अंदर बंद है, तो इस सिलेंडर के अंदर सिर्फ इतना चार्ज बंद है। इस जो शीट का जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो कितना है, सिग्मा है, एक यूनिट एरिया पे इतना, तो इतने एरिया पे कितना होगा, तो इतने एरिया पे कितना होगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, इतना का एरिया जो कि कितना है, जो कि एक इक्वल है। तो ये आ गया हमारे पास चार्ज इंक्लोज, इसको डिवाइड कर देना है हमें एप्सिलॉन नॉट से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये भी हमारे पास क्या आ गई, फाई की दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, तो फ्रॉम अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से क्या है, तो फ्रॉम 1 एंड सेकंड इक्वेशन, तो हमारे पास 2EA इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से E A से ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ई ऑफ अ प्लेन शीट, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्लेन शीट की वजह से हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना आया था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट के थे। अब देखो जो हमारे पास अगर हम दो चार्ज शीट देते हैं, एक चार्ज शीट हमने सपोज करो ये दी, ठीक है, और एक चार्ज शीट सपोज करो हमने ये दी, ठीक है, ये सपोज करो हमारे पास इसका जो है डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी क्या है माइनस सिग्मा है, तो इसकी वजह से जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। तो अब क्या है कि ये जो है दो प्लेन शीट दे रखी हैं, तो ये पूरे रीजन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कैसे, एक ये रीजन 1 हो गया, ये रीजन 2 हो गया बिटवीन द प्लेट, एंड ये आउटसाइड द प्लेट, ये वाला रीजन 3। तो इन तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पहला फर्स्ट रीजन में। तो रीजन 1 के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा रीजन 1 के अंदर, तो वो कैसे निकलेगा बताइए। तो इसको निकालने के लिए पहले बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से किधर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से, खाली अभी पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर किधर होगा, इसी प्लेट की वजह से इधर होगा, और इसी प्लेट की वजह से इधर किधर होगा, वो भी इधर ही होगा। ये क्या है, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सपोज प्लेट 1 है हमारी, ये वाली 1 प्लेट है और ये वाली प्लेट 2 है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 है, तीनों के तीनों, ये तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2 किधर होगा, तो प्लेट 2 की तरफ होगा, इधर E2, इधर से देखेंगे तो इधर होगा,
E2, और इधर से देखेंगे इस वाली प्लेट की वजह से ही, तो वो इधर होगा। तो मुझे बताइए रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 एक में से दूसरे को क्या करके निकलेगा, माइनस करके निकलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है E2 माइनस क्या कर दिया, सपोज E1 माइनस हमने क्या कर दिया, E2 कर दिया, तो निकलेगा। E1 कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 कितना होगा तुम्हारा, तो वो होगा, फॉर्मूला ये लगता है सिग्मा अपॉन में कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। माइनस E2 कितना होगा, इसकी भी डेंसिटी सिग्मा ही है, तो वो भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या हो गए तुम्हारे, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फील्ड क्या कहते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 कितना है, 0 आ गया। ऐसे ही अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, सेकंड रीजन के अंदर अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले थर्ड रीजन में, तो थर्ड रीजन में भी क्या है बताओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इधर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, E1 माइनस E2, और E1 E2 तो दोनों क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसकी वजह से वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका भी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा ही है, ठीक है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बस ये प्लस है, ये माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम फॉर्मूला रख रहे हो तो ये प्लस माइनस नहीं देखते। तो बताओ ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 0 आ गया। अब हम बात करते हैं इन रीजन सेकंड के अंदर। सेकंड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो ये तो जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, हर जगह कितना है, 2 एप्सिलॉन नॉट है। कितना है बेटा, ये बात ध्यान रखना है, कहीं पे अगर मैंने गलती किया, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आया हमारा रीजन 2 के अंदर। रीजन 2 में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इतना, और आउटसाइड में दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, 0। अगर हम प्लेट जो है दोनों क्या ले लें, एक ही साइन की ले लें, दोनों की क्या कर लें, एक ही उसकी ले लें, ये भी पॉजिटिव ले लें और सपोज करो ये भी पॉजिटिव ले लें, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सपोज करो ये प्लेट 1 है हमारी, ये प्लेट 2 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब बात करते हैं, ये भी 3 रीजन में बट रहा है, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 के अंदर, ठीक है। तो रीजन अगर मैं बात करता हूँ इस वाली प्लेट की वजह से इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इधर होगा E1, इस वाली प्लेट की वजह से इधर कितना होगा, E1 इधर होगा, और इसी प्लेट की वजह से इधर कितना होगा, वो भी इधर होगा। ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1। अब बात करते हैं प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर किधर होगा, इधर होगा E2, इधर किधर होगा, इधर होगा E2, और इसी प्लेट की वजह से इधर किधर होगा, तो इससे अवे, इस प्लेट से अवे यानी इधर होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसमें रीजन में, फर्स्ट रीजन में, तो फर्स्ट रीजन में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2 हो जाएंगे। E1 कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जुड़ गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जुड़ गए तो हमारे पास आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो कि कट जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1। रीजन 2 में भी सेम यही आएगा, थर्ड के अंदर, थर्ड में भी क्या आएगा, सेम, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे, तो ये भी कितना आएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। अब बात करते हैं रीजन किसकी, रीजन 2 की। रीजन 2 में क्या होगा, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, माइनस होंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों के इक्वल है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन सेकंड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। सपोज करो ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो सब ये जो स्फेरिकल शेल है ये पूरे स्पेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक रीजन कौन सा हो गया, आउटसाइड वाला, एक इनसाइड वाला हो गया, और एक ऑन द सरफेस वाला हो गया। तो इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। पहले सपोज करो हम आउटसाइड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, आउटसाइड पे। तो आउटसाइड में निकालते लिए हमने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस लिया। ये हमारी शेल जो थी, सपोज करो ये कितनी रेडियस की थी, r रेडियस की। हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है ये किस रेडियस का लिया है हमने, स्मॉल r रेडियस का। हमने गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ बना दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। आउटसाइड एट ए डिस्टेंस r कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम पहले फाई निकालेंगे, ठीक है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ये पूरा एक ही सरफेस है, तो एक ही बार में हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। तो सपोज करो किसी टाइम पर हमारे पास यहाँ पे जो है किसी भी जगह पे मैं एक छोटा सा एक एरिया ले लेता हूँ। सपोज यहीं ले लिया मैंने, डी एस मैंने क्या लिया, एक एरिया लिया, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, इस थिन स्फेरिकल शेल की वजह से वो भी किधर होगा, इधर ही होगा। तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना रहने वाला है हमारे पास, 0 डिग्री रहने वाला है। ई क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि आर कांस्टेंट है तुम्हारा, और चार्ज पर यूनिट एरिया भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ई क्या आ जाएगा तुम्हारा, बाहर आ जाएगा। रह गया कितना, डी एस, और cos 0 तुम्हारा 1 बन गया। तो डी एस जोड़ेंगे तो हमारे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि क्या है, एक स्फेयर है। तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया के बराबर आ जाएगा, यानी ई एस, और एस क्या है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया, जो कि स्फेयर है तो कितना होगा, तो स्फेयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, फाई आ गया, किसकी वजह से, क्या कहते हैं, हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं फाई हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो गॉस थ्योरम से जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो है गॉस थ्योरम से निकालेंगे तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, हाँ, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन में हमारे पास क्या, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस पर जो टोटल चार्ज है, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो क्यू है। क्यू कितना चार्ज है, इस पूरी चार्ज जो है, क्यू क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है, ऑन स्फेरिकल शेल, वो कितना है, क्यू है। तो क्यू ये पूरा का पूरा इसके अंदर बंद है, तो क्यू इंक्लोज किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू एक ये हो गई, और फाई की वैल्यू एक ये भी हो गई। तो इनसे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास आ गई क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर का क्या, स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, आउटसाइड द शेल, ठीक है, आउटसाइड द शेल। और यहाँ पे ई जो है वेरी कर रहा है 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो हमारा इसका हो गया। अगर अब हम बात करते हैं सेकंड दूसरा केस, कौन सा वाला, कि अगर जो है ऑन द सरफेस की बात करें, किसकी बात करें, ऑन द सरफेस। तो ये हमारे पास चार्ज शेल है, ठीक है, और हमारा जो हमें अब की बार फील्ड लेना है वो कहाँ पे लेना है, इसकी रेडियस कितनी मानी थी हमने, आर मानी थी। अब की बार हमारा गॉसियन सरफेस कहाँ पे लेना है, बिल्कुल इसके सरफेस पे ही लेना है। दूसरा वाला केस कर रहे हैं हम ऑन द सरफेस वाला। तो हमने गॉसियन सरफेस यहीं, ठीक है, कहाँ पे लिया हमने, ऑन द सरफेस ही ले लिया। ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है ये, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हमने इसके इस बार क्या ले लिया, यानी यहाँ पे जो है आर जो है गॉसियन सरफेस का रेडियस और शेल का जो रेडियस है वो क्या है, इक्वल है। इस वाले केस में आर किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो हम फाई अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, फाई जो था हमारे पास वो ई डी एस कॉस,
यहाँ पे बताइए किसी भी टाइम पे अगर ये छोटा सा एरिया हमने ds लिया और ई भी इधर है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे ds रह गया। ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो s होता है। s क्या होगा, इसका टोटल एरिया, जो कि कितना होगा तुम्हारे पास e, इसका s टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर के। r यहाँ पे किसके इक्वल है, r स्क्वायर के। तो ये हमारे पास फाई आ गया, ये सपोज इक्वेशन 1 है। फाई हम किससे भी निकाल सकते हैं, गॉस थ्योरम से, जो कि क्या होता है q इंक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। q कितना इंक्लोज है, इस पर टोटल चार्ज हमने कितना मान रखा है, q मान रखा है, जो कि पूरा का पूरा इसी के अंदर बंद है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 जो है हमारा E इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, वो किसके इक्वल है हमारे पास q बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये 4 पाई r स्क्वायर नीचे चला गया तो हमारे पास E का फॉर्मूला आ गया q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या r का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें क्या है कांस्टेंट, q r ये सब की सब क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, ठीक है, वो कांस्टेंट है एट द सरफेस पर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और केस, आउटसाइड कर लिया हमने, ऑन द सरफेस कर लिया। एक थर्ड केस और हमें करना है इनसाइड द शेल, ठीक है। तो अब हम थर्ड केस कर रहे हैं इनसाइड द शेल, ठीक है, इनसाइड द सरफेस। तो ये हमारे पास शेल है, ये चार्ज है और इसकी रेडियस r है, और हमने एक क्या लिया, एक गॉसियन सरफेस लिया जिसकी रेडियस कितनी है, सपोज करो स्मॉल r है। तो फिर से हम फाई निकालेंगे पहले, क्योंकि क्या होगा e ds cos कितना 0 डिग्री, e जो है बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो कि क्या होगा e ds का इंटीग्रेशन s होता है। इसका एरिया कितना आएगा गॉसियन सरफेस का, जो कि आएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम फाई किससे भी निकाल सकते हैं, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम क्या कहता है, q इंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। q इंक्लोज कितना है बताओ, इस गॉसियन सरफेस, सारा चार्ज तो सरफेस पे रिसाइड कर रहा है, तो इस सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज इंक्लोज कितना हो गया 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया कि जो है हमारे पास ये क्या है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से E कितना आ गया हमारे पास 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल क्या होता है 0 होता है। अगर हमसे कोई ग्राफ बनाने को बोलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है 0 0 0, कब तक, जब तक r किसके इक्वल ना हो जाए, r के, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। फिर जब r के इक्वल हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ पे कितना हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर के इक्वल। और फिर क्या करता है आउटसाइड द शेल, ये क्या करता है डिक्रीज करता है किसके अकॉर्डिंग 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये इनसाइड वाला रीजन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये आउटसाइड के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू 1/r स्क्वायर, और यहाँ सरफेस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।